नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी अपनी भारतीय संविधान से संबंधित। तो साथियों, भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी हम बात करें, जिसमें हम जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपना संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा साथियों, संविधान है वो कैसे बन के तैयार हुआ। इसके अलावा दोस्तों, हम जो बात करेंगे इसमें भारतीय संविधान सभा है उसकी क्या भूमिका रही थी, भारतीय संविधान की सभा थी उसकी क्या भूमिका रही थी। इसके अलावा साथियों, जो भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए थे, इनका भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथियों, जो अंत में हम करेंगे जो अपना वाद होते हैं भारतीय संविधान से संबंधित, जो वाद होते हैं या कहें भारतीय प्रस्तावना है, उसका भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम टॉपिकों को साथियों इस क्लास के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, हम बात करें आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बाकी शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो साथियों, हम बात करें भारतीय संविधान की, किसकी दोस्तों, भारतीय संविधान की। तो बात करें भारतीय संविधान होता क्या है, तो साथियों भारतीय संविधान की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा नियमों और कानूनों का ऐसा समूह होता है जिसके आधार पर क्या किया जाता है, अपने जो किसी भी देश है उसका संचालन किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान नियमों कानूनों का ऐसा समूह होता है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित किया जाता है। इसके अलावा साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान है उसका शब्द या कहें संविधान शब्द है क्या दोस्तों, यानी अपना संविधान शब्द है। इसको साथियों हम बात करें, इसका सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसमें हम बात करें साथियों तो ये थे अपने हेनरी मैन। कौन दोस्तों, हेनरी मैन। इसके अलावा भारत में साथियों संविधान शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, वो किया था अपना बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा साथियों, हम बात करें जो यहाँ पर भारतीय संविधान है इसकी बात करें तो भारतीय संविधान क्या है, ये एक लिखित संविधान है जो साथियों किसके द्वारा लिखा गया था, यानी साथियों सर्वप्रथम जो भारतीय संविधान है उसका जो अंग्रेजी भाषा में लिखा था वो लिखा था अपना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिनके द्वारा साथियों अपना भारतीय संविधान का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। जबकि बात करें साथियों, अपने भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा साथियों, हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में अनुवाद करने वाले भारतीय संविधान का वो व्यक्ति कौन थे। तो भारतीय संविधान का साथियों हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था अपना बसंत कृष्ण वैद ने। किसने दोस्तों, बसंत कृष्ण वैद, यानी बसंत कृष्ण वैद द्वारा साथियों अपना भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा साथियों, आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो अलंकरण या कहें अपना सजावटी का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें आपको ऑप्शन में जो उत्तर मिलना देखने को मिलता है वो थे अपने नंदलाल बोस। कौन दोस्तों, नंदलाल बोस। इनके द्वारा दोस्तों अपना जो भारतीय संविधान है उसका अलंकरण का कार्य किया गया था। अब बात करें साथियों, अपना संविधान है उसको अंशतः कब लागू किया गया था। तो अंशतः की बात करें साथियों, अपना ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को साथियों अपना जो भारतीय संविधान है वो अंशतः लागू हुआ था, जिसमें साथियों अपने 16 अनुच्छेद हैं उस समय, यानी भारतीय संविधान को अंशतः लागू किया गया था। उस समय साथियों अपने जो संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे लगभग 16 अनुच्छेद। इसके अलावा साथियों आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा। तो साथियों बनने में लगा था अपना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
तो दोस्तों आप इस क्लास के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। इसमें साथियों हम तमाम टॉपिकों को हम जो भारतीय संविधान से संबंध रखते हैं उनका हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, वो भी अपने पैनल PDF के माध्यम से, जिसके माध्यम से साथियों आप क्या करेंगे, वहाँ हमारे पढ़ाने से पहले आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना नोट्स है वो बना सकते हैं। जबकि बात करें साथियों अपना जो पैनल PDF होती है उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर कर देते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान है उसको पूर्णतः लागू होने में कितना समय लगा था। यानी बात करें लागू होने में जो समय लगा था वो लगा था दोस्तों अपना 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये किसका है साथियों अपना समय, भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू होने में समय लगा था, जबकि बनने में लगा था साथियों अपना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है अगला कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, यहाँ पर कहें संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा यानी अनुच्छेद जो अपना है अनुच्छेद 32, इसे संविधान की आत्मा किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था। तो संविधान की आत्मा साथियों अपने अनुच्छेद 32 को, जिसमें हम बात करें संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था उसका उल्लेख हमें वहाँ देखने को मिलता है। इस अनुच्छेद को साथियों अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिनके द्वारा साथियों अपना संविधान की आत्मा कहा गया था। इसके अलावा साथियों हम बढ़ते हैं अब आगे अपने कि भारतीय संविधान के परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हमको सर्वप्रथम यह याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान है वो आखिरकार होता क्या है। तो भारतीय संविधान की बात करें तो साथियों ये क्या होता है, नियम कानूनों का ऐसा समूह होता है जिसके जरिए सारे जो अपना किसी भी देश का संचालन किया जाता है। यानी भारतीय संविधान नियम और कानूनों का ऐसा समूह होता है जिसके जरिए साथियों अपना क्या किया जाता है, किसी भी देश का शासन है वो चलाया जाता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था अपना हेनरी मैन द्वारा। बाकी हम आगे बढ़ें, आगे पूछा जाता है अपना भारतीय संविधान एक क्या है, अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये साथियों हमने जो बात करें भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं उसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा साथियों बात करें भारतीय संविधान को लिखने का श्रेय है वो किस व्यक्ति को दिया जाता है। तो सर्वप्रथम दिया जाता है अपना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। इसने साथियों अंग्रेजी भाषा में इस संविधान को लिखा था, जबकि हिंदी अनुवाद किया था अपना बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हम आगे बढ़े, आगे साथियों आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो सजावट और अलंकरण है, यहाँ पर चित्रकारी है, उसका कार्य किस व्यक्ति द्वारा किया गया था। वो किया गया था अपना नंदलाल बोस द्वारा। इसके अलावा साथियों इनके सहयोगी भी थे, उसको भी आप याद रखिएगा। वो थे अपने राम मनोहर सिन्हा। कौन दोस्तों, राम मनोहर यानी राम मनोहर सिन्हा थे, वो इनके क्या थे, सहयोगी थे। इसके अलावा साथियों बात करें अपना भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर जो हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं अपने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के। इसके अलावा साथियों जो भारतीय संविधान का जो अंतिम पेज है वहाँ पर बात करें अपने इनके जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे उनके ही दादाजी थे राम प्रसाद सक्सेना, वहाँ पर इनके हस्ताक्षर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साथियों हम बात करें और भारत का संविधान है वो बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जबकि बात करें भारतीय संविधान को लागू होने का जो कुल समय था वो था 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये साथियों प्रश्न SI की एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकार कब किया गया था। तो ये किया गया था साथियों अपना अंशतः लागू की बात करें तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत भारतीय संविधान को किया गया था, जिसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, संविधान की प्रस्तावना में। इस समय साथियों बात करें जो अनुच्छेद थे 16, इसमें हम बात करें अनुच्छेद 5 था, अनुच्छेद 6 था, अनुच्छेद 7 था, इसके अलावा 8, 9 और अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388। इसके अलावा साथियों हम बात करें अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और 393 और 394। ये 16 अनुच्छेदों को साथियों अपना इस समय जब जो अपना भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय लगभग 16 अनुच्छेद थे। सिर्फ अपने जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, यहाँ पर कहें भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस समय अपने संविधान में साथियों 16 अनुच्छेद थे। इसके अलावा बात करें हम आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था। वो किया गया था अपना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके अलावा साथियों आपसे इसी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसको पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों किया गया था। तो इसका प्रमुख कारण रहा था अपना जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके कारण साथियों अपना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपने भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। जिसमें हम बात करें साथियों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वप्रथम पूर्णतः स्वराज की मांग रखी गई थी और साथ ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो अपना पहला स्वराज दिवस बनाया गया था, जिसे यादगार बनाने हेतु अपना जो भारतीय संविधान है उसको पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब बात करें साथियों अपना जो लाहौर है ये कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे बसा एक शहर है, इसको भी यहाँ 25 से याद रखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें, भारतीय संविधान का परिचय में और क्या पढ़ते हैं कि वो जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा व सबसे लिखित संविधान किसका है, अपना अमेरिका का है। इसके अलावा सबसे अलिखित संविधान है वो है अपना ब्रिटेन का, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी आगे बात करें साथियों, जो भारतीय मूल संविधान का ढांचा है जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि अनुसूचियाँ 8 थी, यानी मूल संविधान के समय साथियों भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी, जिसमें हम वर्तमान की तुलना करें तो ये थी अपनी 12 अनुसूचियाँ। भाग 22 की बात करें तो गणना के अनुसार साथियों अपनी 25 थी, यानी जो मूल संविधान में अपने भाग कितने थे 22 और गणना के अनुसार बात करें तो अपने 25 हो गए। इसके अलावा प्रारंभ में अनुच्छेद थे अपने 395 और वर्तमान में लगभग 370 प्लस अनुच्छेद बचे हैं, जिसमें से साथ ही 395 अनुच्छेद थे, उनमें से कई अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आगे आपसे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बात करें, आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यहाँ पर आप कहें जो RS लेवल तक के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर UPSC है, उसमें साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हूबहू लिखने के लिए या मेंस एग्ज़ाम होती है उसमें पूछ लिया जाता है। तो आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको याद रखना अति आवश्यक होता है। जिसमें हम बात करें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम उद्देशिका भी कह सकते हैं, आमुख भी कह सकते हैं, इसके अलावा अपनी प्रेम्बल कह सकते हैं। इसमें साथियों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका हम बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो यहाँ पर न्याय की व्यवस्था की गई है वो है अपना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा साथियों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी भारतीय संविधान में किस तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान है, अपना अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का। इसके अलावा साथियों जो समता है, समता हम बात करें प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ पर समानता हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता होती है उसे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी जो इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये कहाँ है, अपना भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो प्रारूप है वो हम देखें यहाँ पर। ये क्या है अपना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अपने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जिसमें हम बात करें साथियों यहाँ पर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो तत्व होते हैं, जिसमें हम बात करें हम भारत के लोग हैं, ये साथियों इससे साथियों प्रस्तावना की शुरुआत मानी जाती है। जिसकी हम बात करें जो इसका
अर्थ होता है वो होता है संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो किस में होती है, अपनी जनता में निहित होती है। तो ये तमाम बातें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे भारतीय प्रस्तावना से संबंधित। बाकी हम बात करें साथियों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित जो कथन है वो किसने कहे थे। तो प्रस्तावना को साथियों जो प्रस्तावना के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, अपने जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी ने साथियों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पारित किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। आगे बढ़ें, आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित और क्या है। तो साथियों जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी अवधारणा हमने कहाँ से ली है या ग्रहण की है, वो की है अपनी अमेरिका से। इसके अलावा प्रस्तावना की जो प्रकृति है उसका हमने लिया है अपना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसकी प्रकृति है उसको ग्रहण किया है। आगे देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का या फिर कहीं आमुख से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था दोस्तों अपने ठाकुरदास भार्गव जी द्वारा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। ये किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था, अपना सुभाष कश्यप द्वारा। आगे बढ़ें, आगे आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान के विचारों को जानने की कुंजी या चाबी किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था अपना दोस्तों अर्नेस्ट बाकर द्वारा। इसके अलावा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसके द्वारा कहा गया था, अपना अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा इसको कहा गया था, यानी प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। आगे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था अपना N.A. पालकीवाला द्वारा। इसके अलावा आगे देखें, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके प्रमुख तत्व हैं, जिसमें हम बात करें अपना हम भारत के लोग, इस शब्द की साथियों शुरुआत प्रस्तावना की मानी जाती है। इस शब्द से यहाँ लोगों से तात्पर्य होता है अपना जनता से, जिसका साथियों शाब्दिक अर्थ होता है संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो किस में निहित होती है, अपनी जनता में निहित होती है। इसके अलावा दूसरा वर्ड था अपना भारत को कैसे बनाना है, यानी भारत की जो प्रकृति है वो दर्शाई गई है यहाँ पर। कैसी है प्रकृति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और लोकतंत्रात्मक या फिर गणराज्य। इसके अलावा हम आगे देखें नागरिकों को, तो नागरिकों को साथियों अपना न्याय है, न्याय की व्यवस्था की है। कैसे की है, अपनी 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा स्वतंत्रता में देखें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अलावा समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर और बंधुता है यहाँ पर। तो साथियों ये अपने नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें हम न्याय की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, बंधुता की बात करें, ये अपने किससे संबंधित है, अपने नागरिकों से। बाकी हम आगे देखें, संविधान के जो अंगीकृत होने की दिनांक भी अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में निहित है, जिसमें हम बात करें साथियों भारतीय संविधान को अंगीकृत होने की जो दिनांक बताई गई है वो बताई गई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जिसमें हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो विक्रमी संवत है अपना मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत के हिसाब से बात करें तो 2006 को किया गया था। यानी साथियों यहाँ पर हम बात करें संविधान को अंगीकृत होने की जो दिनांक बताई है वो क्या है, अपनी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसके अलावा साथियों हिंदी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी के दिन। इसके अलावा विक्रम संवत के आधार पर देखें तो 2006 ईस्वी को अपने संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे देखें साथियों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो लोग हैं, नागरिक हैं और व्यक्ति हैं, इन शब्दों का उल्लेख मिलता है, परंतु जनता को शब्द, जो जनता शब्द है उसका उल्लेख हमें भारतीय प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि साथियों ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जनता का उल्लेख या कहें कौन कौन से शब्दों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को ऑप्शन में मिल जाएंगे लोग हैं, नागरिक है, व्यक्ति है और जनता है।
तो आपसे नहीं पूछा जाता है तो कौन सा उल्लेख नहीं मिलेगा वहाँ पर? अपना जनता। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी भारत शब्द का उल्लेख हमें 2 बार देखने को मिलता है, लोक शब्द का उल्लेख हमें 1 बार देखने को मिलता है, नागरिक शब्द का उल्लेख हमें 1 बार और व्यक्ति शब्द का हमें 1 बार उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा साथियों आपसे जो संपूर्ण प्रभु संपन्न या कहें संप्रभुता है, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह जो शब्द है वो प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अपना कि भारत है वो क्या करेगा, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यानी भारत अपने जो आंतरिक मामले होते हैं, इसके अलावा बाहरी मामले होते हैं, उनमें निर्णय लेने में स्वतंत्र रहता है। यह क्या कहता है? अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बाकी हम आगे बात करें जो समाजवादी है साथियों, समाजवादी की बात करें तो इसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी को। उस समय अपने समाजवादी शब्द को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जिसका अर्थ होता है अपना कि उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, उन पर किसका नियंत्रण होता है? अपना सरकार का, जो क्या करती है? अपनी जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। आगे देखें पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता की बात करें तो इस शब्द को भी साथियों अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अपनी भारतीय प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपना राज्य सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों के प्रति कैसा व्यवहार रखेगी या दृष्टिकोण रखेगी? एक समान। बाकी आगे देखें लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या होता है साथियों? आपसे हम पूछें कि लोकतंत्र क्या होता है, तो जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आप सभी को याद होती है, जिसमें हम बात करें जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन चलाया जाता है या होता है, वो अपना लोकतंत्र कहलाता है। यह हमने 10वीं 12वीं की जो किताबें हैं उसमें पढ़ा था, जो साथियों आपको सभी को याद होती है। ये किसके द्वारा कहा गया था? अब्राहम लिंकन द्वारा। इसके अलावा साथियों संविधान में इस शब्द को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से किया जाने वाला जो संचालन होता है। यानी क्या होता है साथियों? लोकतंत्र क्या होता है कि जो जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर संचालन किया जाता है, किसका? शासन का। बाकी हम आगे देखें न्याय है। तो साथियों अपना न्याय है, इसमें हम जो भारतीय प्रस्तावना की बात करें तो न्याय की अवधारणा हमने रूस की क्रांति से ली है। जो यहाँ पर उल्लेख हमें न्याय का देखने को मिलता है, एक मिलता है सामाजिक न्याय का, दूसरा मिलता है आर्थिक न्याय, तीसरा होता है अपना राजनीतिक न्याय। आगे हम देखें स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता भी साथियों अपनी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का हमें जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें उल्लेख देखने को मिला है। इसमें हम बात करें विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमें भारतीय प्रस्तावना में देखने को मिलती है। इसके अलावा साथियों स्वतंत्रता और समता बंधुता की अवधारणा है, इसको हमें कहाँ से लिया गया है या ग्रहण किया है? फ्रांस की क्रांति से। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है साथियों कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें साथियों हम बात करें जो संपत्ति की स्वतंत्रता है या संपत्ति का जो अधिकार है वो हमें यहाँ से हटा दिया गया है। कब हटाया है? ये 19(1)(f) में संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। इस समय साथियों इसको हटाकर वर्तमान में ये स्वतंत्रता अनुच्छेद है जो 301 में इसको रख दिया गया है। भाग की बात करें तो भाग कौन सा है? अपना 12। आगे देखें प्रस्तावना की जो अंतिम पंक्ति में लिखित शब्द थे, जो उसमें हम बात करें अंगीकृत का होता है कि स्वीकार करना, अधिनियमित को होता है अपना लागू करना, आत्मर्पित होता है उसका क्या अर्थ होता है? स्वयं को सौंपना। ये अपने जो प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में 3 शब्द थे, जिसका भी आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। आगे देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो वाद हैं उसमें हम देखें तो आपसे वाद भी है साथियों, जो प्रस्तावना है उससे संबंधित वाद भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जिसमें हम पहले वाद की बात करें तो पहला वाद होता है अपना कौन सा? बेरुवारी वाद। बेरुवारी वाद की बात करें तो साथियों ये आता है अपना 1960 ईस्वी में।
इसके तहत साथियों क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें साथियों प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता और प्रस्तावना है वो मार्गदर्शिका की भूमिका अदा करेगी या निभाएगी और प्रस्तावना संविधान के जो अस्पष्ट बिंदु हैं उसको समझने में सहायता करती है, लेकिन इसके आधार पर साथियों संविधान के किसी भी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता। ये किस वाद के द्वारा कहा गया था? अपना बेरुवारी वाद के। बाकी दूसरा वाद आता है साथियों अपना गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। इस बात की बात करें तो साथियों ये आता है अपना 1967 ईस्वी में। इसके तहत कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ये साथियों अपने किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित वाद हैं। इसके अलावा साथियों आपसे जो अगला वाद पूछा जाता है वो पूछा जाता है केशवानंद भारतीयवाद। केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य। ये साथियों अपना भारतीय जो प्रस्तावना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बात था, जो साथियों अपने बात करें कि इसके तहत कहा गया था। यह आया था अपना 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह किस वाद ने कहा था? केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य ने कहा था और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यानी बात करें जो अपने बेरुवारी वाद था उसमें साथियों प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी बेरुवारी वाद था, इसकी सिफारिशों में हम देखें तो इसने सिफारिश की थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता और प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इसके अपोजिट बात करें केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य की, तो इसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? अपना संविधान का भाग है और इसमें साथियों संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों इसमें हम बात करें जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य है, इसमें जो आधारभूत ढांचे का बाद इसे कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है? 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को इसमें साथियों अपने 13 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा एक निर्णय लिया जाता है, जिसमें हम बात करें जो अध्यक्षता की थी वो की थी अपनी SK सिकरी द्वारा, जिसमें हम बात करें जो केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य था, इसमें संसद संविधान जो बात करें महत्वपूर्ण निर्णय रहा था इस बेंच का, वो रहा था कि संसद है वो क्या है? संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके आधारभूत जो मूलभूत ढांचा है उसमें साथियों उसके साथ संसद है वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये किसने कहा था? अपना केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य ने। इसके अलावा साथियों आपको ऊपर से देखें तो एक SR बम्बईवाद 1994 में भी आया था, जिसके तहत कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता है उसको आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया है। यानी प्रस्तावना को आधारभूत ढांचा कर दिया गया है घोषित। और बात करें साथियों हम यहाँ पर आगे बेरुवारी वाद की, तो ये आया था अपना 1960 ईस्वी में। इस बात की सिफारिशों में हम देखें, इस बात में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी बात में कहा गया था कि प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाएगी। ये किस बात द्वारा कहा गया था? अपना बेरुवारी वाद द्वारा। इसी बात में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान के जो अस्पष्ट बिंदु होते हैं उनको समझने में हमारी सहायता करती है, परंतु इसके आधार पर संविधान के किसी भी भाग को हम रद्द नहीं कर सकते। ये किस बात द्वारा कहा गया था? अपना बेरुवारी वाद 1960 में आया था। इसी बात में साथियों अर्नेस्ट बाकर थे, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी अगले बात की बात करें तो अगला बात था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये साथियों हम बात करें ये वाद आया था अपना 1967 ईस्वी में। इसके अलावा इस बात में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था अपना ठाकुरदास भार्गव व न्यायमूर्ति हृदय तुल्ला द्वारा। इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी हम आगे देखें जो अपना मेन रहा था कि जो भाग 3 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था,
इसके अलावा ग्रैंडमेल ऑस्टिन ने साथियों अपना भाग 4 को संविधान की आत्मा कहा था। भाग 3 में जो उल्लेखित है वो है अपने मूल अधिकार। भाग 4 में बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 32 को साथियों अपने भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, जिसमें हमें वर्णित यहाँ कहें जो अधिकार देखने को मिलते हैं वो किससे संबंधित है, अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो हमें अनुच्छेद 32 में पढ़ने को मिलता है, जिससे साथियों अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। आगे देखें जो महत्वपूर्ण बात था जिसमें हम बात करें साथियों केशवानंद भारतीयवाद केरल राज्य। इस बात को साथियों अपने आधारभूत ढांचे का वाद कहा जाता है। इसमें बात करें ये वाद आया था अपना 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को, जिसमें क्या किया गया था 13 न्यायाधीशों की बेंच ने एक निर्णय दिया था कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो इसका आधारभूत ढांचा है उसके साथ संसद द्वारा कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस बेंच में साथी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अपनी एस.के. सिकरी द्वारा। इसके अलावा साथियों केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य है, इससे संबंधित और बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं इस बात में प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है जिसमें क्या किया जा सकता है, अपना संशोधन किया जा सकता है। इस बात में ही कहा गया था कि प्रस्तावना वाद योग्य है या फिर कहीं न्याय योग्य है, क्योंकि साथियों ऐसे वैधानिक शक्ति कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही संशोधन किया गया है, इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, जिसमें हम बात करें जो इस संशोधन को जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी को, यानी इस संशोधन को क्या कहा जाता है, अपना संविधान की संज्ञा दी है, यानी लघु संविधान अपने 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। इस संशोधन के तहत साथियों अपने जो प्रस्तावना में उल्लेखित वर्ड थे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसे 3 जनवरी 1977 ईस्वी को लागू कर दिया गया था, इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी हम बात करें एस.आर. बॉम्बई वाद, तो साथियों यह वाद आया था अपना 1994 ईस्वी में, जिसके तहत पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना में आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी हम बात करें जो वादों के संदर्भ में हमें निष्कर्ष देखने को मिलते हैं, यानी जो प्रस्तावना से संबंधित हमें निष्कर्ष देखने को मिलते हैं, इसमें हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तावना है वो क्या है, अपना संविधान का भाग है। इसी आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहलाती है। और बात करें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये अपना कौन सा बात कहता है, केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य, जो कब आया था अपना एस.के. सिकरी ने इसमें अध्यक्षता की थी और 13 बेंच के न्यायाधीशों ने यहाँ पर निर्णय लिया गया था ये कि संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन, यानी संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके जो आधारभूत ढांचा है या मूलभूत ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। ये अपना केशवानंद भारतीयवाद जो बनाम केरल राज्य था 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को साथियों जो ये वाद आया था, इस बाद में कहा गया था, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो अपना अगला निष्कर्ष निकल के आता है कि प्रस्तावना क्या है, अपना मार्गदर्शिका की भूमिका अदा करती है और प्रस्तावना वाद न्याय योग्य नहीं है, परंतु मूल अधिकार हैं वो क्या है, वाद योग्य न्याय है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है साथियों अपनी संविधान सभा से संबंधित, तो इसमें हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा क्या होती है कि संविधान निर्माण करने वाली जो सभा होती है वो क्या कहलाती है, अपनी संविधान सभा। ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा क्या कहलाती है, तो संविधान सभा को हम क्या कहते हैं, संविधान निर्माण करने वाली सभा, इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें साथियों जो संविधान सभा की मांग रखी थी, जिसमें हम बात करें सर्वप्रथम 1895 ईस्वी की, तो सर्वप्रथम साथियों संविधान की मांग रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अपने बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या किया था, स्वराज विधेयक में संविधान सभा की सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में मांग रखी थी। उसके बाद साथियों अपने जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 1922 ईस्वी में कहा था कि जो भारतीय हैं उनका साथियों संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये किसने कहा था, अपना महात्मा गांधी द्वारा। कब कहा गया था यह, 1922 ईस्वी में।
इसके अलावा 1928 ईस्वी में साथियों क्या किया जाता है, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें भी साथियों अपनी संविधान सभा की मांग रखी गई थी। इसके अलावा जो 1934 ईस्वी की बात करें तो 1934 ईस्वी में साथियों अपने सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से जो औपचारिक मांग रखी थी अपनी संविधान सभा की, वो किसके द्वारा रखी गई थी, मानवेंद्र नाथ रॉय जी द्वारा। यानी मानवेंद्र नाथ रॉय जी हैं, उनके द्वारा साथियों सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में व्यक्तिगत रूप से औपचारिक मांग रखी थी अपनी संविधान सभा की। वो किस व्यक्ति द्वारा रखी गई थी, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा। इसके अलावा साथियों बात करें 1934 ईस्वी की, 1934 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था, या कहें 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा भी साथियों संविधान सभा की मांग रखी गई थी। उसके बाद होता है अपना 1936 ईस्वी में एक फैजपुर अधिवेशन, जो किसका है, अपना कांग्रेस का। इस अधिवेशन में भी अपने जो बात करें संविधान सभा की मांग रखी गई थी। इसके अलावा साथियों अपना मार्च 1942 ईस्वी में आता है, क्या आता है, मार्च 1942 ईस्वी में जो क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है। इसने क्या है, जो ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए क्या है, संविधान सभा बनाई जानी चाहिए, लेकिन भारतीयों ने क्या किया था, क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया था। जिसका हम बात करें क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसको आप याद रख सकते हैं, जो क्या थे अपने इस समय युद्ध मंत्री थे ब्रिटेन के, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और बात करें क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 ईस्वी में। इस समय जो अपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे अपने ब्रिस्टल चर्चिल, इसको भी आप याद रख सकते हैं। जो क्रिप्स मिशन है उसको भारतीयों ने क्यों नकारा था, इसका प्रमुख कारण आया था क्योंकि साथियों क्रिप्स मिशन का जो प्रावधान किए गए थे इस मिशन द्वारा, वो किए गए थे अपने युद्ध समाप्ति के बाद क्या किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय संघ का निर्माण कैसे कर रहे थे, प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर। इसके अलावा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और जो अपना तीसरा कहा था इन्होंने कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट या अधिगण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इस कारण साथियों अपने जो क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने क्या किया था, अस्वीकार किया था। और साथियों इसी मिशन को, क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन को एक संज्ञा दी थी अपनी महात्मा गांधी ने, वो कहा था इसे पोस्ट डेटेड चेक। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया था इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक, जिसे हमें बात करें हिंदी में दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। किसने दी थी अपनी संज्ञा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसके अलावा साथियों अगला आता है अपना, कौन सा आता है, कैबिनेट मिशन, जिसे हम मंत्रिमंडलीय मिशन कहते हैं। यह आता है अपना मार्च 1946 को, यानी मार्च 1942 को तो आता है अपना क्रिप्स मिशन, और मार्च 1946 ईस्वी को आता है अपना कैबिनेट मिशन। इस समय साथियों जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे अपने क्लीमेंट एटली, इसको आप याद रख सकते हैं, क्लीमेंट एटली। इसके अलावा जो रिपोर्ट पेश की थी अपनी कैबिनेट मिशन ने, वो की थी अपनी 16 मई 1946 ईस्वी को। रिपोर्ट कब पेश की थी दोस्तों, कि 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पेश की थी। इसमें साथियों सदस्य रहे थे, इसको हम देखें सदस्यों को, तो यहाँ पर सदस्य रहे थे, वो रहे थे अपने स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कौन थे, अपने व्यापार मंत्री थे इस समय। उस समय साथियों जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो थे अपने युद्ध मंत्री, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। इसके अलावा एबी अलेक्जेंडर, ये कौन थे अपने कैबिनेट मिशन के सदस्य। जे जो हम बात करें लगभग 3 सदस्य थे यहाँ पर, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा साथियों कैबिनेट मिशन के तहत जो प्रावधान किए गए थे, इस कैबिनेट मिशन के तहत साथियों जो प्रावधान, पहला प्रावधान किया गया था कि भारत में क्या किया जाएगा, अपनी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और भारतीयों के लिए एक संविधान सभा भी बनाई जाएगी और अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ये भी अपने कैबिनेट मिशन द्वारा कहा गया था। परंतु साथियों इसमें एक जो शर्त भी रखी थी
कि प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि भी बनाया जाएगा, यानी प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जो जनसंख्या थी, प्रत्येक 10 लाख उस आबादी पर साथियों एक प्रतिनिधि भी बनाया जाएगा। ये कौन कहता है अपना, ये कहता है अपना, इसको आप याद रखिएगा, जो कैबिनेट मिशन है इसको। इसके अलावा बात करें हम आगे संविधान सभा। संविधान सभा क्या होती है इसको आप देख सकते हैं। संविधान सभा होती है एक संविधान का निर्माण करने वाली सभा। इसके अलावा सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में अपने बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्वराज विधेयक में या फिर कहें कानून में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग रखी थी। कब रखी थी? 1895 में। इसके अलावा 1922 ईस्वी में साथियों अपने महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा भी कहा गया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होना चाहिए। ये कब कहा गया था? अपना 1922 ईस्वी में। बाकी हम आगे देखें 1928 ईस्वी की, तो 1928 ईस्वी में साथियों अपने मोतीलाल नेहरू जी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में भी साथियों अपनी संविधान सभा की मांग रखी गई थी। 1934 ईस्वी की बात करें तो अपने मानवेंद्रनाथ रॉय थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की औपचारिक मांग रखी थी अपनी मानवेंद्रनाथ रॉय जी द्वारा। इसके अलावा स्वराज पार्टी द्वारा भी साथियों अपने 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग रखी गई थी। आगे देखें जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी में, उसमें भी अपनी संविधान सभा की मांग रखी थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव में भी साथियों अपने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। उसके बाद आता है अपना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की बात करें मार्च 1942 ईस्वी में ये क्रिप्स मिशन आता है। इसके तहत साथियों क्या किया गया था? भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, परंतु भारतीयों ने इस मिशन को स्वीकार नहीं किया था। अब बात करें अपने क्रिप्स मिशन की, ये कब आया था? मार्च 1942 ईस्वी को। इस समय साथियों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ब्रिस्टल चर्चिल। ब्रिस्टल चर्चिल ये कौन थे? अपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसके अलावा ब्रिटेन के युद्ध मंत्री जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इनकी अध्यक्षता में ये क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा युद्ध समाप्ति के बाद अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जो कैसे किया जाएगा? अपना प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर। तीसरा प्रावधान किया गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट या कहीं अधिगण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ये किसके तहत कहा गया था? अपना क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी के तहत। आगे हम बात करें क्रिप्स मिशन से संबंधित, तो क्रिप्स मिशन की सिफारिशें थी, इनको भारतीयों ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। इस कारण साथियों बात करें जो जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे, इन्होंने क्रिप्स मिशन को संज्ञा दी थी। दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी अपनी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। इसके अलावा महात्मा गांधी जी द्वारा भी इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी गई थी। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हम आगे बात करें, आगे होता है अपना कैबिनेट मिशन। ये कब आता है? अपना मार्च 1946 ईस्वी को, यानी मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन आता है। इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है, वो की जाती है अपनी 16 मई 1946 ईस्वी को। इसके अलावा अन्य नामों में देखें तो मंत्रिमंडलीय मिशन इसे कहा जाता है। इस समय साथियों जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली, और पैथिक लॉरेंस थे अपने भारत के सचिव थे, जो कौन बने थे? अपने अध्यक्ष बने थे। अन्य सदस्यों में देखें स्टैफोर्ड क्रिप्स इस समय कौन थे? व्यापार मंत्री। और साथ ही जब क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, उस समय ये कौन थे? युद्ध मंत्री। एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना मंत्री थे। आगे बात करें कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश थी या प्रावधान किए गए थे इसके तहत, ये किए गए थे 4 प्रावधान इसके तहत किए गए थे। पहला था अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। दूसरा था भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा। तीसरा था अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। और चौथा था साथियों अपना यहाँ पर शर्त रखी थी कि 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि तैयार किया जाएगा। ये किसके तहत किया गया था? अपना मार्च 1946 ईस्वी को जो कैबिनेट मिशन आया था। तो ये थे अपने कैबिनेट मिशन से संबंधित बात।
इसके अलावा साथियों जो हमने बात की यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो बात करें अंतरिम सरकार के गठन की, तो ये किस मिशन के तहत की गई थी? अपनी कैबिनेट मिशन के तहत, जिसकी घोषणा की थी अपनी 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। यानी बात करें हम अंतरिम सरकार की, तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो किया गया था अपना कैबिनेट मिशन के तहत, जिसकी घोषणा की थी अपनी 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। इसके तहत साथियों अपनी अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की थी और जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो किया था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और बात करें जो कार्यकाल था इसका अंतरिम सरकार का, वो था 2 सितंबर 1946 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। यानी भारत देश आज़ाद हुआ था तब तक साथियों इसका कार्यकाल रहा था। यहाँ कहें हम 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक साथियों अपने अंतरिम सरकार के जो सरकार थी अंतरिम सरकार, उसने ही अपने भारत पर शासन किया था, जिसका उद्देश्य था साथियों भारतीयों को शासन चलाने की या शासन चलाने का जो प्रशिक्षण देना था, वो किसका उद्देश्य था? अपना अंतरिम सरकार का। प्रारंभ में साथियों इसमें जो सदस्य थे वो थे 11, क्योंकि इसमें क्या किया था मुस्लिम लीग थी उसको शामिल नहीं किया गया था, या मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होती। और साथियों इसमें सदस्य थे वो थे अपने 15, एक अध्यक्ष था और 14 अन्य सदस्य थे। 14 अन्य सदस्यों में बात करें, कांग्रेस के थे 6, मुस्लिम लीग के थे साथियों अपने 5, और सिख और पारसी के थे ईसाई, वो थे अपने 1-1, यानी 3 उनके थे, 5 ही हो गए, 3 और 5 8, 8 और 6 14, और ये कौन हो गया? अपना अध्यक्ष। इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी हम आगे बात करें अंतरिम सरकार की, तो अंतरिम सरकार है वो क्या है? कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। गठन की घोषणा हुई थी साथियों अपनी 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार ने अपना कार्य प्रारंभ किया था, वो किया था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। जबकि बात करें इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों को शासन चलाने के लिए प्रशिक्षण देना। एक अध्यक्ष और 14 अन्य सदस्य थे, जिसमें हम बात करें कांग्रेस के थे 6, मुस्लिम लीग के थे 5, सिख पारसी और ईसाई के थे 3। बाकी आगे बात करें अंतरिम सरकार की, तो और क्या है इससे संबंधित? तो साथियों इससे संबंधित पूछा जाता है आपसे कि मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? तो वो थे अपने जोगेंद्रनाथ मंडल, जिसे कानूनी मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया था अपना लॉर्ड माउंटबेटन को, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक सरकार के 2 राष्ट्र चला रहे हैं, यानी एक सरकार है उसको क्या कर रहे हैं? अपने 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये अपने अंतरिम सरकार के तहत साथियों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल था उसमें हम देखें तो मंत्रिमंडल में देखें अध्यक्ष के रूप में बनाए थे अपने लॉर्ड माउंटबेटन को। उपाध्यक्ष रहे थे यहाँ के जवाहरलाल नेहरू, जो कौन थे? अपने विदेश मंत्री। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गृह मंत्री बनाए गए थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री लियाकत अली थे अपने वित्त मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। बलदेव सिंह थे अपने रक्षा मंत्री। जोगेंद्रनाथ मंडल की बात करें तो ये थे अपने कानून मंत्री। आसफ अली थे ये रेल मंत्री। बाकी हम आगे देखें सी गोपालाचारी की, तो सी गोपालाचारी कौन बनाए गए थे? शिक्षा मंत्री। अब्दुल रब नस्तार की बात करें तो ये वायु एवं डाक मंत्री बनाए गए थे। जगजीवन राम की बात करें तो श्रम मंत्री इन्हें बनाया गया था। इसके अलावा CH भाभा की बात करें तो ये खनिज मंत्री बनाए गए थे। इसके अलावा जॉन मथाई की बात करें तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन बनाए गए थे? अपने जॉन मथाई। इब्राहिम इस्माइल चौधरीगढ़ की बात करें तो वाणिज्य मंत्री के रूप में इसे बनाया गया था। गंजाफर अली की बात करें साथ ही ये अपने स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। ये अंतरिम सरकार का जो क्या था? मंत्रिमंडल। बाकी हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का गठन होता है अपना कैबिनेट मिशन के तहत। और संविधान सभा में जो कुल सदस्य होते थे वो होते हैं अपने 389 सदस्य। रियासतों से बात करें तो 93 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? अपना चुनाव में भाग नहीं लिया था।
इसके अलावा ब्रिटिश प्रांतों से देखें तो 292 सदस्यों ने क्या लिया था, अपना भाग लिया था। और चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य शामिल किए गए थे। एससी की बात करें तो 26 सदस्य, एसटी की बात करें तो 33 सदस्य, महिला की बात करें तो महिला थी अपनी 15। अब बात करें साथियों अपनी संविधान सभा, उसमें सीटों का बंटवारा हुआ था अपना किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर साथियों अपना सीटों का बंटवारा किया गया था। जिसमें हम बात करें संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था नवंबर 1946 ईस्वी को। इसकी प्रथम बैठक की गई थी अपनी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अलावा संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे साथियों हम बात करें संविधान सभा के चुनाव से संबंधित जो व्यवस्था तैयार की गई थी, यहाँ कहें तो इसमें हम देखें संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो, उसमें प्रणाली की बात करें जो प्रांतीय व्यवस्था पिका के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का चुनाव हमें बात करें अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप में क्या किया गया था, अपना सीमित मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव किया गया था। इसके अलावा संविधान सभा में बनाने के लिए सर्वप्रथम जो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में चुनाव करवाए गए थे, इनमें साथियों बात करें 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया था। जिसमें 208 सीटें किसको मिली थी, अपनी कांग्रेस को, और 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को। इस कारण साथियों इन्होंने क्या किया था, प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लेने से मना कर दिया था। 15 सीटें अन्य दलों को मिली थी। मुस्लिम लीग को कम बहुमत मिलने के कारण क्या गया था, मुस्लिम लीग ने इन्होंने साथियों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस बैठक में साथियों अपनी मुस्लिम लीग थी उसने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि साथियों इन्हें बहुमत मिला था 73 सीटों का, जो क्या था अपना सबसे कम था। अब बात करें साथियों यहाँ पर संविधान सभा का गठन हो गया, प्रथम बैठक जो अपनी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो अब बात करें अपनी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है उसकी, तो बात करें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, इसमें हम देखें संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रातः 11 बजे की गई थी। जिसमें हम बात करें जेबी कृपलानी थे, उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के जरिए साथियों अपने सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कहाँ के निवासी थे, सच्चिदानंद सिन्हा वो थे साथियों अपने बिहार के। इनको साथियों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जिसकी बात करें संविधान सभा में जो वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह प्रावधान हमें कहाँ से लिया गया था, प्रावधान लिया था अपना फ्रांस से। इसके अलावा साथियों बात करें जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने संविधान सभा के ये सदस्य नहीं रहे थे, क्योंकि साथियों इस समय ये कहाँ बिजी थे, अपने भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा साथियों बात करें जो हैदराबाद रियासत थी और मुस्लिम लीग थी, उसने भी अपनी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें भाग नहीं लिया था। अब बात करें साथियों अपनी दूसरी बैठक की, तो दूसरी बैठक होती है कब होती है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो दूसरी बैठक होती है उसमें साथी जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं अपने बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो बनाए जाते हैं एस सी मुखर्जी और बेटी कृष्णामाचारी। और बात करें साथियों संविधान सभा के जो सचिव बनाए थे, सचिव होते हैं HVR अयंगर। इसके अलावा जो मुख्य प्रारूपकार होते हैं LN मुखर्जी। और संवैधानिक जो बात करें संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, वो बनाए गए थे अपने BN राव को। आगे बात करें संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह हुआ था वो क्या रखा था, अपना हाथी। तो इसमें हम देखें आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक में
तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी इसमें हम देखें, इसका उद्घाटन किया था अपना सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग थी उसने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा साथियों बात करें, जो हैदराबाद रियासत थी उसने भी इसमें भाग नहीं लिया था। और बात करें इसमें कुल सदस्य थे, वो थे अपने 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें कौन शामिल थी अपनी 9 महिलाएं। बाकी हम आगे देखें, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें हम बात करें संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया था वो बनाया था अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे देखें, संविधान सभा के जो सचिव रहे थे वो बनाए गए थे अपने दोस्तों अपने संविधान सभा के सचिव वो बनाए गए थे अपने HVR अयंगर। कौन बनाए गए थे दोस्तों? HVR अयंगर को संविधान सभा के सचिव बनाए गए थे। SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी थे, वो थे अपने संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे वो बनाए गए थे अपने BN राव। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह की बात करें तो हाथी को प्रतीक चिन्ह संविधान सभा का बनाया गया था। इसके अलावा मुख्य प्रारूपकार रहे थे वो रहे थे अपने LN मुखर्जी। बाकी हम आगे देखें, जो BN राव थे उनके द्वारा क्या किया गया था साथियों, संविधान का जो सर्वप्रथम कच्चा प्रारूप तैयार किया गया था अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसमें हम बात करें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ शामिल की गई थी। यह किसके द्वारा किया गया था? अपना BN राव द्वारा। इसके अलावा साथियों हम बात करें संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, तो साथियों यह बैठक हुई थी संविधान सभा की, कब हुई थी? 166वीं बैठक थी, और इस बैठक का आयोजन किया गया था अपना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस दिन साथियों 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें कौन शामिल थी? अपनी 8 महिलाएं। इसके अलावा सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे अपने जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, इसमें अंत में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा साथियों हम बात करें हम आगे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? अपना संविधान को अंगीकृत या स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को साथियों अपने संविधान सभा के लोग अंतिम बार एक साथ मिले थे, जिसमें हम बात करें 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। आगे साथियों हम बात करें संविधान सभा के निर्माण संबंधी जो समितियां थीं, जिसमें हम बात करें पहली समिति थी प्रांतीय समिति, दूसरी थी मूल अधिकार समिति, तीसरी थी अल्पसंख्यक समिति। इसकी अध्यक्षता की बात करें साथियों अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा की गई थी। इसके अलावा अन्य समिति की बात करें तो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, इसकी अध्यक्षता की थी अपनी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बाकी हम आगे बात करें संविधान सभा के निर्माण संबंधी समितियों की, तो इसमें हम बात करें नियम समिति, प्रक्रिया संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, झंडा तदर्भ समिति, ये अध्यक्षता की थी अपनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। इसके अलावा सदन समिति जो किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? अपनी पट्टामी सीतारामैया द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा कार्य संचालन समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष रहे थे अपने कन्हैया माणिकलाल मुंशी। बाकी हम आगे बात करें संविधान के निर्माण संबंधी और अन्य समितियों की, जिसमें हम बात करें मूल अधिकार उपसमिति थी, अल्पसंख्यक उपसमिति थी। तो मूल अधिकार उपसमिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे JB कृपलानी जी को। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष बनाए गए थे SC मुखर्जी। इसके अलावा संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति तैयार की थी वो की थी GV मावलंकर ने। और प्रारूप समिति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष बनाए थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके अलावा बात करें साथ ही प्रारूप समिति
प्रारूप समिति की बात करें तो यहाँ पर अन्य नाम हमें देखने को मिलता है इसका, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग समिति। इस समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष बनाए थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो साथियों 30 अगस्त 1947 ईस्वी को सदस्य यहाँ कहें अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें कुल सदस्य थे अपने 7, अन्य सदस्य थे 6, यानी एक तो था अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्यों में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक थे अपने सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह खान, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके अलावा तीसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। इसके अलावा पाँचवें और छठे की बात करें तो पाँचवें थे BL मित्र, जो साथियों BL मित्र थे वो क्या थे, अपने बीमार होने के कारण इन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था, जिसके स्थान पर बने थे अपने एन माधवराव को साथियों अन्य सदस्यों के रूप में बनाया गया था, जिसमें BL मित्र क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे, जिस कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके स्थान पर साथियों अपने एन माधवराव को सदस्य बनाया गया था। एक थे अपने DP खेतान, जिनकी साथियों क्या की गई थी, अपनी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इनकी जगह TT कृष्णामाचारी थे, उनको प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल किया गया था। बाकी हम आगे देखें, जो प्रारूप समिति है उससे संबंधित और देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रारूप समिति है वो नराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अव्ययन की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी साथियों, अपनी ज़्यादा समय लगने के कारण यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसको अव्ययन की संज्ञा दी थी। मूल प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य रहे थे, वो थे अपने KM मुंशी। बाद में अपने जो बात करें DP खेतान की जगह कौन आए थे, वो आए थे TT कृष्णामाचारी, ये भी शामिल किए गए थे। प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य था वो था अपना संविधान का कागज़ ड्राफ्ट तैयार करना। आगे बात करें प्रारूप समिति द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, इसके द्वारा किया गया था अपना 3 प्रारूप तैयार किए गए थे, जिसमें प्रथम प्रारूप की बात करें तो ये तैयार किया गया था या पेश किया गया था फरवरी 1948 ईस्वी को, दूसरा किया गया था अपना अक्टूबर 1948 ईस्वी को, तीसरा किया गया था अपना नवंबर 1948 ईस्वी को। ये क्या किए गए थे, अपने पेश किए गए थे। और बात करें साथियों जो तीसरा प्रारूप, ये था अपना अंतिम प्रारूप था। इसके बाद क्या किया गया था साथियों, अंतिम प्रारूप जो नवंबर 1948 ईस्वी को पेश करने के तहत संविधान सभा द्वारा इसके 3 वाचन किए गए थे। जो वाचन में हम बात करें तो इसमें हम देखें दोस्तों, तो 3 वाचन हुए थे, जिसमें हम देखें पहले वाचन की, तो पहला वाचन हुआ था अपना 4 तारीख से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। इसके अलावा दूसरा वाचन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अपना 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन किया गया था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिसका उल्लेख था प्रस्तावना में हमें देखने को मिलता है। इस दिन साथियों संविधान को अंशतः लागू किया गया था। इस समय जो कुल अनुच्छेद थे वो थे 16, जिसमें हम बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 94। बाकी बात करें हम संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी 125वीं जयंती वर्ष के रूप में साथियों 26 नवंबर 2015 ईस्वी को पहली बार भारत सरकार की ओर से संविधान दिवस या कहें संपूर्ण देश में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था साथियों, 26 नवंबर 2015 ईस्वी को संविधान दिवस बनाया गया था संपूर्ण देश में। अब साथियों 26 नवंबर को हर साल देश में क्या किया गया है, संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में 26 नवंबर 2023 को 9वां संविधान दिवस मनाया गया था। और साथ ही जो आने वाला है अपना जो 26 नवंबर 2024,
उस समय साथियों अपना 10वां संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें संविधान सभा ने क्या किया था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी से लेकर 1935 के एक्ट के तहत 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन चलाया था और 1952 ईस्वी तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा साथियों और देखें हम जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था और भारत है वो किया गया था अपना गणतंत्र गणराज्य बना दिया गया था। इसके अलावा साथियों आपसे आगे प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनकी। तो संविधान सभा एक जाति की सभा थी, यह किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था, अपना विंस्टन चर्चिल द्वारा। इसके अलावा संविधान सभा एक चलायमान सभा है, यह किसके द्वारा कहा गया था, अपना जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बाकी बात करें संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, यह किसके द्वारा कहा गया था, अपना लॉर्ड विस्काउंट द्वारा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत, यह किसके द्वारा कहा गया था, अपना ग्रेनवेल ऑस्टिन जी द्वारा। इसके अलावा आगे देखें जो भारतीय संविधान है उसे वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, अपना जो आइवर जेनिंग्स हैं इनके द्वारा साथियों भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था तब एक चर्चिल थे, उनके द्वारा कहा गया था साथियों यह एक ऐसा मंडप है जिसकी दुल्हन गायब है। यानी प्रथम बैठक हो रही थी उस समय चर्चिल द्वारा कहा गया था जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था कि एक ऐसा मंडप है यह जिसकी दुल्हन गायब है। दुल्हन किसको संज्ञा देती है यहाँ पर, मुस्लिम लीग को। आगे बात करें साथियों अपने संविधान सभा में जो राजस्थान है उसमें हम बात करें राजस्थान से संबंधित क्या होने वाला है। तो राजस्थान की बात करें तो संविधान सभा में जो राजस्थान के सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वो थे अपने उदयपुर रियासत के बलवंत सिंह मेहता। इसके अलावा संविधान सभा में सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे अजमेर मेरवाड़ा के मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इसके अलावा संविधान सभा में जो राजस्थान से शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम एजाज रसूल। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा में राजस्थान की ओर से या राजस्थान की रियासतों के सदस्य रहे थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें हम देखें बीटी कृष्णामाचारी थे, हीरालाल शास्त्री थे, ये कहाँ से थे, अपने जयपुर रियासत थे। उदयपुर रियासत की बात करें या मेवाड़ रियासत की बात करें तो माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता को राजस्थान की रियासतों के सदस्य थे जो संविधान सभा में शामिल किया गया था। जयनारायण व्यास थे जोधपुर रियासत से, दलील सिंह थे अपने कोटा रियासत से, राज बहादुर थे अपने भरतपुर रियासत से, रामचंद्र उपाध्याय थे अलवर रियासत से, जसवंत सिंह थे साथियों अपने बीकानेर रियासत से। इसके अलावा शाहपुरा और भीलवाड़ा से बात करें तो इससे थे अपने गोकुल लाल असावा, खेतड़ी झुंझुनू से थे अपने सरदार सिंह। इसके अलावा साथियों अजमेर मेरवाड़ा से थे अपने मुकुट बिहारी लाल भार्गव। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि संविधान सभा में शामिल होने वाली राजस्थान की 15 महिलाएं कौन सी थीं। तो इसमें हम बात करें पहली थी दुर्गाबाई देशमुख, दूसरी थी लीला रॉय, तीसरी थी सुचेता कृपलानी, दक्षयानी बेलयुद्धन, एनी मस्करानी। इसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, अंबु स्वामीनाथन। आगे देखें कमला चौधरी, कौन दोस्तों, कमला चौधरी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता। ये कौन थी अपनी संविधान सभा में शामिल होने वाली राजस्थान की 15 महिलाएं। जिसमें हम बात करें बेगम एजाज रसूल की तो साथियों ये थी एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में शामिल हुई थी राजस्थान की ओर से। आगे बात करें हम कि जो बात करें दोस्तों कि संविधान सभा में राजस्थानी जो मूल के प्रवासी थे यानी राजस्थान में रह रहे थे उसमें हम बात करें बनारसी दास झुंझुनवाला थे जो वैसे निवासी कहाँ के थे, अपने बिहार से। इसके अलावा बात करें पदमबत सिंघानिया थे, ये कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से, परंतु ये कहाँ के निवासी थे, मूल प्रवासी राजस्थान के। प्रभुदयाल अहमद सिंह की बात करें तो ये थे अपने पश्चिमी बंगाल से। इसके अलावा साथियों आगे बात करें, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित। तो साथियों इसमें हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं।
तो ये तमाम बातें हैं आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं इनमें हम बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि कानून निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था जिसमें हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा, संसदीय प्रणाली है, महान्यायवादी का पद है जो अनुच्छेद 76 में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये कहाँ है अपना अनुच्छेद 75(3) में। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रदान होगा, ये भी अपना ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान के स्रोत में संग्रहित किया है। इसके अलावा बात करें अन्य जो स्रोत हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो इसमें हम बात करें हम भारत के लोग हैं, जो प्रस्तावना का शुरुआती शब्द है हम भारत के लोग। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है, मूल अधिकार हैं जो भारत से 35 हमें पढ़ने को मिलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। विधियों का समान संरक्षण है, महाभियोग की प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति का पद है, जनहित याचिका है। ये कहाँ से है अपना भारतीय संविधान के स्रोत हैं जो अमेरिका के संविधान से हमने अपने संविधान में ग्रहण किए हैं। आगे देखें जापान के संविधान से क्या क्या लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से लिए जापान के संविधान से। बाकी हम बात करें कनाडा के संविधान से क्या लिया है हमने, कनाडा के संविधान की बात करें तो यहाँ से हमने जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था वो हमने कहाँ से लिया है कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली है, ये भी अपने कनाडा के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी, संसद के पास, ये भी हमने प्रावधान कहाँ से लिया है कनाडा के संविधान से अर्जित किया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शकारी निर्णय है अनुच्छेद 143 में हम जो पढ़ते हैं, ये भी अपना कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया है। बाकी हम बात करें भारतीय संविधान के स्रोतों में और कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो हम पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्वों का। तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 हमें पढ़ने पड़ते हैं, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से अर्जित यहाँ ग्रहण किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मॉडल है या निर्वाचन मंडल है, जिसमें हम बात करें आयरलैंड के संविधान से इसे हमने ग्रहण किया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया है, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। आगे हम देखें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो यहाँ से हमने समवर्ती सूचियों को शामिल किया है। संसद में संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया का प्रावधान हमें अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है, ये हमने कहाँ से लिया अपना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। अब बात करें साथियों जो आपातकाल का प्रावधान है वो कहाँ से लिया हमने जर्मनी के संविधान से। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा के जो सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ग्रहण की है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे बात करें फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस के संविधान से बात करें तो अपने गणराज्य समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता के सिद्धांत हैं वो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए हैं। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसका प्रावधान है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये थे अपने भारतीय संविधान के स्रोत। इसके अलावा भारतीय संविधान के स्रोतों में और देखें रूस के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो मूल कर्तव्य हैं, प्रस्तावना में उल्लेख न्याय की अवधारणा है, पंचवर्षीय योजनाओं संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं ये हमने भारतीय संविधान के स्रोत हैं जो अपने रूस के संविधान से ग्रहण किए हैं। अब बात करें साथियों अपने भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, तो साथियों भारतीय संविधान की प्रकृति से भी संबंधित आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हम बात करें भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है, अपनी एकात्मक है या संघात्मक है। तो संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होंगी, वो संविधान की एकात्मक प्रकृति कहलाती है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन करने से जो तात्पर्य है वो अपना संघात्मक प्रकृति कहलाती है। इसके अलावा हम आगे देखें जो भारतीय संविधान की प्रकृति है इससे संबंधित कथन है जिसमें हम बात करें जो कुछ विद्वान होते हैं उन्होंने साथियों भारतीय संविधान की प्रकृति है उसको संघात्मक बताया है, जिसका प्रमुख कारण देते हुए इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है और दोनों सरकारें क्या करती हैं अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। परंतु साथियों कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है
वो एकात्मक है। इसका भी इन्होंने कारण बताया क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकांश शक्तियाँ किसके पास होती हैं, राज्य सरकार में ही निहित हैं और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन कार्य करना पड़ता है। बाकी हम आगे बात करें कि भारतीय संविधान की प्रकृति है उससे संबंधित और क्या क्या है, तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है, किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स ने, इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति पाई जाती है। और राजमन्नार समिति है, इसके अलावा सरकारिया है जो सहकारिया आयोग है 1983, उसके अनुसार भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया गया है। इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी हम आगे बात करें तो भारतीय संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति होने के लक्षण हमें क्या क्या दर्शाते हैं, यानी कहें कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अपनी संघात्मक। तो इसके जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें हम देखें तो इसमें पहले लक्षण की बात करें तो दोस्तों संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, जिस कारण हम कह सकते हैं जो भारतीय संविधान की प्रकृति है वो कैसी है, संघात्मक। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, संविधान की जो सर्वोच्चता है यानी संविधान है वो सर्वोपरि है। इसके अलावा संसद में उच्च सदन जो राज्यसभा की उपस्थिति है, ये साथियों क्या दर्शाते हैं अपने कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है, संघात्मक। इसके अलावा और देखें एकात्मक प्रवृत्ति के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम बात करें कि किस तरह से हम एकात्मक प्रवृत्ति के जो लक्षण है उसको निर्धारित करते हैं। तो ये लक्षणों में देखें शक्तियों का बंटवारा ज़्यादातर केंद्र के हाथों में होता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है वो किसके हाथों में, साथियों अपने उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति भी साथियों अपने केंद्र द्वारा की जाती है। इसके अलावा केंद्र राज्यों की जो सीमा है, नाम है, इसके अलावा क्षेत्रों में जो परिवर्तन है वो कौन कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ये भी अपना किसको दर्शाता है, एकात्मक प्रवृत्ति को। इसके अलावा संविधान संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास होती है, ये भी अपने भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति के लक्षणों में देखने को मिलता है। तो ये थी अपने भारतीय संविधान की प्रकृति। इसके अलावा साथियों बात करें भारतीय संविधान का विकास, तो इसमें हम बात करें तो इसका 4 तरह से विकास होता है भारतीय संविधान का। इसमें हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ है, ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ है, इसके अलावा संविधान सभा के अधीन हुआ है, और चौथा हुआ अपना संविधान संशोधन द्वारा जो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें विकास होता आ रहा है। अब बात करें साथियों अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय संविधान है उसमें विकास किस तरह से हुआ, तो इसमें हम बात करें भारतीय संविधान की शुरुआत साथियों अपने 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए साथियों अपने गुप्त समिति बनाई गई थी 1772 ईस्वी में। इसके अलावा इस एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु साथियों अपना 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट बनाया गया था। इसके बाद आया था अपना 1784 का पेंशन इंडिया एक्ट, और 1793, 1813, 1833 और 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, ये अपना क्या दर्शाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय संविधान का विकास हुआ था। इसके अलावा बात करें अपने जो ब्रिटिश काल में अधीन भारतीय संविधान का जो विकास है हुआ, उसमें हम देखें तो सर्वप्रथम साथियों 1858 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, 1861 और 92 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1909 ईस्वी में साथियों मार्लियामेंटो एक्ट आया था। 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था जिसे हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसके अलावा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम एक्ट था। इसके अलावा 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। ये भी अपना क्या दर्शाता है कि ब्रिटिश काल के अधीन भारतीय संविधान का विकास होता आ रहा था। इसके अलावा भारतीय संविधान के विकास में और देखें, संविधान सभा के अधीन भारतीय संविधान का विकास किया गया था, जिसमें हम बात करें वर्तमान में संविधान में जो 105 बार संविधान संशोधन हुए थे वो क्या दर्शाता है, अपना संविधान का विकास। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखें तो इसमें हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें हम बात करें पहली विशेषता है अपनी संविधान की प्रस्तावना। जिसमें हम बात करें संविधान की प्रस्तावना, तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है
ये अपना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं दर्शाता है। जिसमें हम बात करें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, इसमें हम देखें कि भारतीय संविधान की जो बात करें, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, अपनी संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। किसको? विचारों को जानने की कुंजी है। जो कहा है एक अपना किसने कहा था, अपना अर्नेस्ट बाकरजी द्वारा कहा गया था कि संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। इसके अलावा जनता की जो भावनाएं और आकांक्षाएं होती हैं वो मुख्य रूप से अपनी समाविष्ट हैं किसमें? प्रस्तावना में। तो ये अपनी पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। दूसरी है लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में दूसरी विशेषता है दोस्तों अपनी लिखित एवं विस्तृत संविधान। इसमें हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो किसका है? अपना भारत का। जिसमें अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं जो मूल संविधान में हैं, और गणना के अनुसार बात करें तो 465 अनुच्छेद हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा भाग की बात करें तो साथियों मूल संविधान में जो भाग हैं वो हैं अपने 22, और गणना के अनुसार बात करें साथियों अपने 25 हैं। इसके अलावा अनुसूचियां बात करें तो मूल संविधान में अपनी 8 अनुसूचियां थीं, और गणना के अनुसार बात करें तो दोस्तों अनुसूचियां 12 थीं। इसके अलावा साथियों बात करें लिखित एवं विस्तृत संविधान की, तो लिखित में हम बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में इस जो भारतीय संविधान का अनुवाद किया था वो किसने किया था या लिखा था? वो लिखा था अपना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। इसके अलावा हिंदी अनुवाद किया था अपना जो बसंत कृष्ण वैद हैं, किसके द्वारा किया गया था? अपना बसंत कृष्ण वैद जी द्वारा साथियों अपने जो भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद या हिंदी में लिखा था। इसके अलावा अलंकरण का कार्य किया था, आप इसको याद रख सकते हैं, नंदलाल बोस हैं। अब बात करें साथियों भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। इसके अलावा साथियों हम बात करें भारतीय संविधान उधार का थैला या संविधान भी कहा गया था आइवर जेनिंग्स जी द्वारा ही। आगे बात करें लिखित एवं विस्तृत संविधान है, इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें हम देखें भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्या दर्शाता है अपना? जिसमें के तहत हम देखें अनुच्छेद 395 इसमें वर्णित हैं। गणना के अनुसार बात करें 300 या 465 हैं। 22 भाग की जगह हम गणना के अनुसार पढ़ें तो 25 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान में 12 हैं, जिस कारण यह विश्व का विस्तृत और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगली विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार हैं, ये भी अपनी भारतीय संविधान की मेन विशेषताओं में हमें देखने को मिलती हैं। मूल अधिकार की बात करें साथियों भाग 3 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और अनुच्छेद हमें पढ़ने पड़ते हैं अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। इसमें साथियों जो मूलाधिकार का प्रावधान है वो हमें कहाँ से मिला है? अमेरिका से हमने इसको लिया है। मूल अधिकार क्या है? अपने बाध्य योग्य होते हैं, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों बात करें हम आगे, अगली विशेषता है तो यहाँ पर हम मूल अधिकार को भी देख सकते हैं। तो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 हमें इसको पढ़ना पड़ता है। मूल अधिकार हैं वो बाध्य योग्य या न्याय योग्य होते हैं। मूल अधिकारों का प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके अलावा मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर साथियों अपने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं हम, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी हम आगे बात करें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की बात करें साथियों अपनी ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में इंक्लूड की जाती है। तो एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता में हम देखें यहाँ पर कि किस तरह से अपनी एकल नागरिकता है। तो नागरिकता की बात करें साथियों अपनी भाग 2 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 हमें इसमें पढ़ने पड़ते हैं, और जो नागरिकता का प्रावधान है वो दोस्तों अपने ब्रिटेन से लिया है। नागरिकता संघ सूची का विषय है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारत व ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? अपनी एकल नागरिकता, इसको भी आप याद रख सकते हैं। जबकि जो अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता है, और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। बाकी नेक्स्ट बात करें हम एकल नागरिकता में, और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं
कि भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और जबकि जो अमेरिका में दोहरी और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता किस विषय का है? अपना संघ सूची का विषय है। बाकी हम आगे बात करें अन्य विशेषताओं की, कठोरता एवं लचीलापन। तो कठोरता एवं लचीलापन में देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, वो हमें भाग 20 में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 368 में मिलता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमें दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 के तहत साथियों संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक किया जा सकता है अपना साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का समर्थन। तो साथियों हम बात करें साधारण बहुमत है वो अपना लचीलापन होता है। विशेष बहुमत की बात करें तो ये अपना जटिल भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। जबकि बात करें विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का समर्थन, ये अपना कैसा होता है? जटिल कठोर। बाकी हम आगे बात करें भारतीय संविधान के अन्य विशेषताओं में केंद्रमुख संविधान। तो साथियों केंद्रमुख संविधान से तात्पर्य है यहाँ पर, इसको आप याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति है वो कैसी है? अपनी संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा राज्यपाल है वह जो राज्य सरकार है उसकी अपेक्षा केंद्र के पास अपनी ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं। इसमें हम देखें जो केंद्रमुख संविधान है, इसमें हम देखें जो राज्य सरकार है उसकी अपेक्षा साथियों ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास हैं? अपनी केंद्र के पास। इसके अलावा राज्यपाल व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अपनी कौन करता है? केंद्र। तो इस कारण हम केंद्रोन्मुख संविधान भी इसे कह सकते हैं। यह किस में शामिल किया जाता है? अपना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी हमारी किसकी है? यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता है प्रमुख, जिसमें हम बात करें अल्पसंख्यकों का दर्जा भाषा और धर्म के आधार पर दिया जाता है, जिसमें भाषा के आधार पर जो भाषाई अल्पसंख्यक कहलाते हैं, धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक कहा गया है। अल्पसंख्यकों को दर्जा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भारत में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिसमें पहले हैं अपने मुस्लिम, दूसरे हैं ईसाई, तीसरे हैं पारसी, चौथे हैं सिख, 5वें और 6वें की बात करें तो बौद्ध और जैन इसमें शामिल किए गए हैं। अगली विशेषता है साथियों भारतीय संविधान की, वो है अपनी अनेक देशों के संविधान तत्वों का समावेश। तो इसमें हम बात करें जो आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, यहाँ पर कहें संविधान है। क्यों कहा था? क्योंकि साथियों अपने भारतीय संविधान में अनेक देशोों के स्रोतों को हमने शामिल किया है, जो हमने पढ़ा था अभी पिछले कुछ समय पहले। तो इसके कारण साथियों अपने अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश अपने भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, यानी भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसमें हम और देखें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में हम बात करें तो इसका तात्पर्य आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन होती है एक, इसमें हम देखें स्थानीय स्वशासन है। इसके अलावा पंचायती राज है। पंचायती राज का हमें उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक। नगर पालिकाएँ हैं, ये कैसी अपनी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें पहली की बात करें स्थानीय स्वशासन, दूसरा है पंचायती राज, तीसरा है नगर पालिका। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज हमें पढ़ना पड़ता है। अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक हमें नगर पालिका का अध्ययन करना पड़ता है। अब बात करें 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा साथियों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
अगली विशेषता है अपनी एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें हम बात करें एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका में, तो इसमें हम बात करें तो सर्वप्रथम सबसे ऊपर होता है अपना उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके बाद होता है अपना हाई कोर्ट, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, और नीचे होता है अपना दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो ये अपनी कैसी है व्यवस्था साथियों, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसमें हम बात करें साथियों सर्वोच्च संघीय अदालत होती है। कौन सी होती है अपनी सर्वोच्च न्यायालय की, जिसका उल्लेख हमें बात करें सर्वोच्च न्यायालय का हमें उल्लेख देखने को मिलता है भाग 5 में, और अनुच्छेद पढ़ने पड़ते हैं अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक। जबकि उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का साथियों हमें उल्लेख देखने को मिलता है भाग 6 में। भाग 6 में हमें उच्च न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय यहाँ पर कहें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय जिसे कहते हैं, तो अनुच्छेद यहाँ कहें भाग 6 में इसका हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेदों की बात करें तो 232 से अनुच्छेद 237 तक हमें जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें हम यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है की स्थापना करता है। इसमें हम देखें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, जिसे हम एससी के नाम से जानते हैं। उच्च न्यायालय एससी है, हाई कोर्ट। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय से हम डीसी कहते हैं। बाकी हम आगे बात करें अन्य विशेषताओं की, तो पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो भारत एक कैसा है पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो इसमें हम देखें कि राज्य का आधारभूत सिद्धांत है जो हमें किससे संबंध रखता है, पंथ निरपेक्ष राज्य से। इसका हमें साथियों बात करें प्रस्तावना में उल्लेख देखने को मिलता है। इसके तहत कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देता है और सभी धर्मों के प्रति कैसा रखेगा अपना एक समान दृष्टिकोण। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा तो क्या कहती है साथियों कि धर्म और राजनीतिक जो संघर्ष हैं वो उससे उपजी है। वह भारत जैसी बहुधर्मवादी जो देश में लागू नहीं होती है, इसको भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। एंड पश्चिमी अवधारणा कहती है कि धर्म है और राज्य है वो अलग अलग कार्य करती है, लेकिन जो अपना जो यहाँ की बात करें पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें हम बात करें कि जो दोस्तों आप यहाँ पर भी और देख सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या संबंध है। प्रस्तावना में उल्लेखित है इसका पंथ निरपेक्ष राज्य जो शब्द है। इसके अलावा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए भारतीय संविधान किसी भी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म तौर पर किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान नहीं कर सकता। यानी हम बात कर सकते हैं किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण के तौर पर अपना कौन संविधान देखता है। आगे बात करें पंथ निरपेक्ष राज्य में, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें हम बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना हमें देखने को मिलता है। अब बात करें साथियों भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की, तो साथियों ये अपना आज की इस क्लास का अंतिम टॉपिक है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें हम बात करें भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, तो भागों की बात करें तो मूल संविधान में भाग थे 22 और गणना के अनुसार बात करें तो कितने 25। तो भाग 1 में साथियों अपने संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है अनुच्छेद 4(1) से लेके अनुच्छेद 4 तक। इसके अलावा भाग 2 की बात करें तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 की बात करें तो इसमें मूल अधिकार हमें पढ़ना पड़ता है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमें पढ़ना पड़ता है। भाग 4 की बात करें तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसके अलावा भाग 4 की बात करें तो मूल कर्तव्य है, जो हमें अनुच्छेद 51 ये में पढ़ना पड़ता है। भाग 5 की बात करें तो संघ एवं केंद्र सरकार का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करें अनुच्छेद 52 से लेके
अनुच्छेद 151 तक हम इसका अध्ययन करते हैं। अगला है अपना भाग 6। भाग 6 की बात करें साथियों, ये राज्य सरकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक हम अध्ययन करते हैं। भाग 7 की बात करें तो राज्यों की श्रेणियां हैं, जिसमें हम अनुच्छेद 238 पढ़ते हैं। भाग 8 की बात करें तो संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक हम इसमें अध्ययन करते हैं। भाग 9 की बात करें तो पंचायती राज का हम उल्लेख यहाँ देखते हैं, जिसमें हम अनुच्छेद हैं उसका अध्ययन करें तो उसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भाग 9A की बात करें तो नगर पालिकाएँ, यहाँ अनुच्छेद 243P से हम अनुच्छेद 243ZG तक इसमें हम अध्ययन करते हैं। अगला है अनुच्छेद, यहाँ भाग है 9B, जिसमें हम बात करें सहकारिता का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 243Z से अनुच्छेद 243ZT तक हम इसमें अध्ययन करते हैं। भाग 10 की बात करें तो SC व ST क्षेत्रों से संबंधित ये अपना भाग 10 है, जिसमें हम बात करें अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A हम इसमें अध्ययन करते हैं। भाग 11 की बात करें तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध है, ये अपना किससे संबंध रखता है, भाग 11 से, जिसमें हम बात करें अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 हम इसमें अध्ययन करते हैं। भाग 12 की बात करें तो वित्तीय संबंध से संबंधित अपना ये भाग है, जिसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 301A इसे हम पढ़ते हैं। भाग 13 की बात करें तो व्यापारिक संबंधों का हम अध्ययन करते हैं भाग 13 में, जिसमें अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 हमें पढ़ना पड़ता है। आगे देखें भाग 14 की, तो भाग 14 किससे संबंध रखता है दोस्तों, ये रखता है अपना केंद्र एवं राज्य सेवाएं संबंधी जो प्रावधान है वो हमें भाग 14 में हमें पढ़ने पड़ते हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 का अध्ययन हमें करना पड़ता है। भाग 14A में साथियों अपना अधिकरण है, जिसमें हम अनुच्छेद 323 क से अनुच्छेद 323 ख तक पढ़ते हैं। भाग 15 की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क का हम अध्ययन करते हैं। भाग 16 की बात करें तो विभिन्न वर्गों के बारे में प्रावधान है, जो हमें अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक पढ़ने पड़ते हैं। अगला है दोस्तों, तो इसमें हम देखें दोस्तों भाग 17। भाग 17 की बात करें तो राजभाषा का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, जो किसमें देखने को मिलता है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। भाग 18 की बात करें तो आपातकाल, जिसमें हम बात करें अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 हमें पढ़ना पड़ता है। और भाग 19 में देखें तो प्रकीर्णन है, उसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक पढ़ना पड़ता है। अनुच्छेद 20 या भाग 20 की बात करें दोस्तों, ये अपना संविधान संशोधन, जिसमें हम अनुच्छेद 368 को पढ़ते हैं। भाग 21 है जो सेकंड लास्ट है इस क्लास का, वो है अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, ये हमें अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक पढ़ने पड़ते हैं। अंत में दोस्तों अपना भाग 22 जो साथियों अपना गणना के अनुसार बात करें तो ये कौन सा है, अपना 25वां। इसके अलावा संविधान है, प्रारंभ नाम, हिंदी पाठ, ये हमें अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 पढ़ने पड़ते हैं। तो साथियों ये था अपनी आज की इस क्लास का जो भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं, ये हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं साथियों आपको बेहतर ढंग से इस क्लास को समझ पाए होंगे। तो इसी तरह हम आप लोगों के सामने साथियों आते रहेंगे और साथियों 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके बाद साथियों अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का संग्रह हम आप लोगों के लेकर आएंगे, क्योंकि हमने साथियों जो टारगेट बनाया है, यानी पहली क्लास में साथियों हम एक टॉपिक को कवर कराएंगे और दूसरी में साथियों उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम जिक्र किया करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।